ओके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मुक्ता रॉय और पहले की तरह मैं आज भी बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम लोगों की किताब चल रही है सक्सेस एंड हैप्पीनेस की और ये हमारा चैप्टर चल रहा है सबसे आखिरी का लास्ट वाला जिसमें हम पढ़ेंगे आनंद और खुशियाँ। इसके पहले का मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, इसके पहले हमने दोस्ती के बारे में पढ़ा था। दोस्ती हमारे जीवन में दोस्त हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्यों उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार और हमें सारी बातें उनके साथ में शेयर करनी चाहिए। दोस्त बनाना, दोस्त होना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हमारे उस चैनल को, उस चैप्टर को नहीं देखा है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, तो आपकी लाइफ में शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ों का बदलाव हो सके और आपको एक रास्ता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं, जो है आनंद और खुशियाँ। यहाँ पर तिवारी सर ने और बुआ जी ने बताया है कि आनंद और खुशियाँ जो कि हम पढ़ रहे हैं इस किताब में ही सक्सेस एंड हैप्पीनेस की। तो यहाँ पर हम हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे कि हम लाइफ में हैप्पीनेस कैसे लेकर आ सकते हैं, आनंद खुशियाँ कैसे हम उसको बटोर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेडफ़ोन लगा कर के रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे और अगर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा हो तो उसको मना कर देंगे। चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए। आनंद खुशियों में नहीं होता, ये हम में है, ये कहा है रिचर्ड वैगनर ने। जो शुक्र करना जानता है, उसे आनंद अपने आप ही मिल जाता है। क्या बोला है? जो शुक्र करना जानता है, उसे आनंद अपने आप ही मिल जाता है। और उसके बाद लिखा है आनंद कैसे हासिल करें? इसके बाद सर ने हमसे सवाल किया, हम आनंद और खुशियों की बात करें, उसके पहले ये बता सकते हो कि हमने इस सवाल को आखिरी में क्यों लिया है? अब हमने सारे चैप्टर तो पढ़ लिए थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, लेकिन आनंद और खुशियों को हमने सबसे आखिरी में ही क्यों लिया है, तो ये बताना चाह रहे हैं। उसके पहले ये बता सकते हो कि हमने इस सवाल को आखिरी में क्यों लिया है? मैंने बोलना शुरू किया, सर ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, क्योंकि आपने कॉलेज में एक बार कहा था कि इंसान की असली चाहत खुशियाँ सिर्फ़ आनंद और खुशियों को पाने की है। और उसके बाद भी आपने ये सवाल सबसे आखिरी में क्यों लिया? क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया और मुझे भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं भी इस किताब को मैं पढ़ रही हूँ और मैं भी आनंद और खुशियाँ, क्योंकि जो चैप्टर सबसे पहला होना चाहिए था, सक्सेस एंड हैप्पीनेस के बारे में हमने पढ़ा, वो चैप्टर सबसे आखिरी में है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। लेकिन अब शायद इसका कारण मुझे समझ में आ रहा है। कॉलेज में आपने ये भी कहा था कि असली आनंद या तो बुद्ध को मिल सकता है या बुद्धू को। ओके? किसको? असली आनंद या तो बुद्ध को मिल सकता है या फिर बुद्धू को। और अगर हम बुद्ध या बुद्धू से अलग होकर आनंद और खुशियों को पाना चाहते हैं, तो हमें जीवन में सफलता भी हासिल करनी होगी। ये सफलता हमें जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए और बिना सफलता पाए हमारे लिए आनंद और खुशियों को हासिल करना मुमकिन नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि आपने पहले हमें बाकी सवालों के जवाब दिए, पहले हमें ये बताया कि अपनी ज़िंदगी में पैसे को कैसे बचाना है सबसे पहले, कैसे बढ़ाना है और कैसे पैसे को कंट्रोल में रखना है, ताकि हमें कभी भी पैसों की कमी ना हो और इस वजह से ज़िंदगी में सुख चैन भी बना रहे। जब पैसे की कमी नहीं होगी तो जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही कम हो जाएगी और इस कारण हमें आनंद चाहे ना मिले, खुशियां तो मिलती ही रहेगी। फिर आपने बात की परिवार की। उसके बाद पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पैसों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पैसों के बारे में पढ़ा। पैसे और देन उसके बाद में हमने परिवार के बारे में पढ़ा। तो परिवार की ओर आपने परिवार के बारे में इसलिए बात की क्योंकि अगर परिवार के साथ सही तालमेल नहीं है, तो परिवार में अपनापन नहीं है। तो हम अपनों के साथ खुश होने की जगह अपनों को दुश्मन मानकर जीने लगेंगे और ऐसे हाल में आनंद को दूर की बात है, हम खुश भी नहीं रह पाएँगे। तो परिवार के साथ सही तरह से जीने का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसलिए आपने उस सवाल का जवाब पहले दिया। तीसरी बात आपने की थी
प्यार की वो वो थी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं, लेकिन रिश्ते में प्यार ही नहीं है, तो प्यार के बिना तो जीना भी बेकार है, समझो। बिना प्यार के रिश्ते में हमेशा ही झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहेगी और खुशियों से हम दूर रहेंगे। आपने ये भी सिखाया कि प्यार को बरकरार कैसे रखना है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें अपने आप ही खुशियाँ मिलती रहेगी। चौथी बात आपने समझाई कि सम्मान कैसे पाना है और कैसे देना है। जैसा कि आपने ही कहा था कि सम्मान को मिलने से हमें बेहतर लगता है, दिल में खुशियाँ मिलती है, खुद पर गर्व की अनुभूति आती है, जो कि ना केवल खुशियाँ देती है बल्कि हमें ज़िंदगी में और बेहतर होने के लिए मोटिवेट भी करती है। तो आनंद या खुशियों की बात करने से पहले सम्मान की बात करना भी ज़रूरी था। 5वीं बात आपने यही अ, 5वीं बात आपने कही थी उदारता कि जो कि हमें इस बात का एहसास करवाती है कि हमारे पास अपनी ज़रूरतों और चाहतों के लिए भी पर्याप्त है और हमें किसी भी बात की कमी नहीं है। अगर हमें ज़िंदगी में कमी का अनुभव होता रहेगा तो खुशियाँ तो मिलेगी नहीं, हम शिकायत करते रहेंगे और उसके साथ ही आनंद भी नहीं मिल सकता। क्योंकि आनंद को पाने के लिए शायद लालसाओं पर काम एक विराम होना ज़रूरी है और यही वजह है कि आपने उदारता को भी पहले समझाया। आपने बात आपने बात की सेहत और जैसा कि आपने ही कहा, बिना सेहत के आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पल को खुशियों के साथ नहीं बिता सकते। अगर हमें दुनिया भर का सुख मिल जाए लेकिन हमारी सेहत ही ठीक नहीं है ना? अगर हमको दुनिया भर में सारी चीज़ें मिल जाएँ और अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई फ़ायदा है उसका? नहीं। तो हम उन खुशियों को महसूस ही नहीं कर सकते, तो शायद इसलिए अच्छी सेहत के बारे में भी पहले समझना इसलिए ज़रूरी था। फिर आपने बात की बच्चों को सफल और इंसान बनाने की। वहाँ आपने बताया कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, तो पहले हमें खुद को अच्छा इंसान बनना होगा। हमें पहले खुद को सफल बनाना होगा और अपनी उम्मीदों को भी कम करना होगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे बच्चे सफल होंगे, तो हमें खुशियाँ मिलेगी और अगर हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में परेशान होंगे, तो ना ही वो खुश रह पाएँगे और ना ही हम रह पाएँगे। हम आनंद और खुशियों से भी दूर रहेंगे। ये बातें इनको कही है। उसके बाद आपने बात की दूरदर्शिता की, फिर हमने दूर का विज़न देखा था। दूरदर्शिता की तो वो भी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूरदर्शी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम हमारे सामने वाले परेशानियों को पहले से ही दूर कर सकते हैं और जब हमारी ज़िंदगी मेन परेशानियाँ नहीं होगी तो खुशियाँ अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए आनंद और खुशियों को हासिल करने के लिए पहले दूरदर्शी होना ही पड़ेगा। फिर एक और सवाल था दोस्ती और वहाँ आपने ये समझाया कि दोस्ती में सिर्फ़ लेने की चाहत होगी तो वो दोस्त कभी सफल नहीं हो सकती। दोस्ती में लेना और देना दोनों ही ज़रूरी है। इस बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि एक बटुए में से सिर्फ़ निकालते रहेंगे तो खाली हो जाएगा और फिर खाली बटुए से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस बटुए में कुछ जमा किया जाए तो कुछ निकाला जाए तो दोस्ती लंबी चलती है। दोस्ती को मजबूत करने के लिए दोस्त की तरक्की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका ध्यान भी हमें ही रखना होगा। इन बातों को समझकर दोस्ती को मजबूत होती ही है। इन बातों को समझकर दोस्ती तो मजबूत होती ही है। हम ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफलता भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और वो भी खुशियों को हासिल करने में हमारी मदद भी कर सकता है। और इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद शायद आनंद और खुशियों को पाना बहुत आसान हो जाता है और इसलिए आपने इस सवाल को आखिरी में लिया। बिल्कुल से आखिरी में लिया और इन्होंने जो पूरा जवाब दिया है, वो आखिरी में दिया है। सबसे पहले पैसे का इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया है, फिर फैमिली के बारे में बताया और फिर धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। मेरी बात खत्म होने के बाद सर ने उठकर मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, "बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समझे हो तुम। देखो, जैसा कि अभी तुमने ही मेरी बात को दोहराया था कि आनंद या तो बुद्ध को मिल सकता है या फिर बुद्धू को मिल सकता है। तो मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम आनंद के काफ़ी करीब जा सकते हैं और आनंद के करीब जाने के लिए पहले तुम्हें खुशियों को हासिल करना ही होगा
और तुम्हारे इसके पहले जो भी सवाल थे, उनके जवाबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर तुम निश्चित रूप से खुशियों को हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। तो खुश कैसे हो इसका जवाब तो तुम्हारे पास ही है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे सवाल के पहले हिस्से की, जो कहता है आनंद कैसे हासिल करें। तो आनंद को हासिल करने के लिए पहले तुम्हें खुश होना ज़रूरी होगा। परेशानियों को जितना दूर रख सके उतना दूर रखना होगा, सफल होना होगा और हमेशा ही आशाओं से भरे रहना होगा। ये कैसे करना है उसके बारे में हम पहले ही काफ़ी बात कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं हमेशा हमेशा ही आशावान या पॉजिटिव बने रहने के बारे में और आनंद के बारे में। इन दोनों के लिए ही तुम्हें शिकायत की जगह शुक्र करना सीखना होगा। तुम्हें हर उस बात के लिए धन्यवाद करना सीखना होगा जो तुम्हारे पास है या तुम्हें मिला है, और जो नहीं मिला उसके लिए भी खुद को खुशकिस्मत मानना और सीखना भी होगा। ये बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन अधिकतर लोग इस आसान से काम को करना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि ना ही वो खुश हो पाते हैं और ना ही वो आनंद में रह पाते हैं। सर की बात सुनकर मैंने सवाल किया, लेकिन सर, सिर्फ शुक्र करने से हम आनंद को कैसे हासिल कर पाते हैं? कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इसका फायदा होगा क्या? सर बोले, इसका फायदा ये होगा कि तुम्हें किसी भी कमी का एहसास नहीं होगा, और जब तुम्हें ज़िंदगी में किसी की कमी का एहसास ही नहीं होगा, तो तुम्हें खुशियाँ भी मिलती रहेगी और आनंद भी मिलता रहेगा। चलो, यही बात मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। तुम तीनों इस कमरे में ध्यान से देखो और मन में ही याद रखो कि कमरे में कितनी चीज़ें हरे रंग की हैं। हम तीनों ने ही पूरे ध्यान से इस कमरे को देखा और मुझे 9 से 10 चीज़ें हरे रंग की दिखाई दी। जब हम गिन चुके थे तो सर ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें लाल रंग कहाँ-कहाँ दिखाई दिया था। हम एक भी जगह का नाम नहीं ले पाए थे क्योंकि हम तीनों को तो सिर्फ हरा रंग ही दिखाई दिया था, और उसके बाद जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमें लाल भी दिखाई दे रहा था, नीला भी दिखाई दे रहा था और पीला भी दिखाई दे रहा था। सर ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, देखो, सिर्फ तुम्हें सिर्फ हरा रंग दिखाई दिया क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ हरे रंग की तरफ था। तो हमारे दिमाग की कमजोरी भी है और ताकत भी कि हम एक वक्त में अपना ध्यान सिर्फ एक जगह पर ही लगा सकते हैं। जब तुम शुक्र करते हो तो तुम इस बात के लिए खुश होते हो कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है और इससे तुम्हें आनंद मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने दिमाग को कहते हो कि हमारे पास कमी है, और तब तुम उदास भी होते हो, निराश भी होते हो, तब तुम खुशियों और आनंद से दूर रहते हो। सर, अगर सिर्फ शुक्र करने से या ग्रैटिट्यूड से ही हमें आनंद और खुशियाँ मिल सकती है, तो फिर बाकी बातों को समझना क्यों ज़रूरी था? वासु ने सवाल किया। खुश होते हुए सर बोले, बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब ये है कि हम ना ही बुद्ध हैं और ना ही बुद्ध हो। हम हैं आम इंसान जीते हैं। जी। और इस आम जिंदगी में खुशियाँ सिर्फ मानसिक हो तो वो लंबे वक्त तक नहीं चलती। तुम थोड़े वक्त इस बात का शुक्र मना सकते हो कि तुम्हारे पास जूते नहीं हैं तो क्या हुआ? पैर तो हैं। कुछ लोगों के पास पैर भी नहीं होते तो, लेकिन जब तुम नंगे पैर चलोगे तो, और पैरों में कांटे और कंकड़ तुम्हें परेशान करते रहेंगे। कभी कोई घाव हो गया तो तुम अपने पैरों को होने की शिकायत भी करने लगोगे, इसलिए पैरों के होने का शुक्र तो करना ही है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जूते भी तो ज़रूरी हैं। हमें खुश होने के लिए अपनी चाहतों और ज़रूरतों को पूरा करना ही होगा, वरना हम लोग कुछ दिनों तक तो खुश रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम ये कहें कि आनंद और खुशियों के लिए जो है उसका शुक्र करना सीखना होगा, उसके साथ खुश रहना होगा, उसे एन्जॉय करते रहना होगा, और जो नहीं है उसकी चाहत भी करते रहना होगा और उसे हासिल करने की कोशिश भी करनी होगी। अब यहाँ मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था और वासु और श्रेया ने भी कोई सवाल नहीं किया। तो सर उठे और बोर्ड पर उन्होंने लिखा, तिवारी सर और बुआ आनंद में कैसे रहते थे। तिवारी सर और बुआ आनंद में कैसे रहते थे। सर वही खड़े रहे,
सर वहीं खड़े रहे और इस सवाल का जवाब सर ने नहीं बुआ ने दिया था। और वो बोली, "हम हमेशा आनंद में रहते थे क्योंकि हम जो थे उसके लिए शुक्रगुज़ार होते थे, भविष्य के लिए प्लान करते थे, ज़्यादा की चाहत रखते थे और जो नहीं था उसे पाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश हम करते थे।" हमारी शादी के कुछ सालों तक हमारे पास ना ही अपना कोई मकान था, ना ही खुद की कोई संपत्ति थी और ना ही हमारी कोई आमदनी इतनी थी कि हमारा गुज़ारा चल सके, बहुत ही मुश्किल से चलता था। लेकिन हम उस वक़्त भी इस बात का शुक्रगुज़ार थे कि आज हमारे पास रहने के लिए एक बेहतर घर है, जो कि हमारे पास गाँव में एक कच्चे मकान से बेहतर था। उस घर में एक जगह से बारिश में टपकता था, लेकिन उसके लिए हम शुक्रगुज़ार होते थे कि सिर्फ़ एक ही जगह से ऐसा होता है, जबकि गाँव के मकान में तो हर जगह से छप्पर से पानी आता था। इसके साथ ही हम कोशिश करते थे कि कमियों को दूर करने की, तो जब हमने थोड़े से पैसे जमा किए थे तो उस पानी के टपकने को भी बंद करवा दिया था और हम इसके इसके भी शुक्रगुज़ार रहे कि हम इस काबिल बन पाए। हमारी आमदनी कम थी लेकिन इस बात के शुक्रगुज़ार थे कि हम कुछ तो कमा रहे थे। लेकिन उसके साथ ही हमने अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश भी की। मैंने सिलाई की तो क्या-क्या किया था बुआ जी ने? उन्होंने सिलाई भी की थी, इन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी था। तुम्हारे सर ने पढ़ाने से अलग नौकरी भी की और अपनी आमदनी को हमने बढ़ाया भी। और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार रहे कि हम इस काबिल भी बन पाए। हम भविष्य के लिए प्लान भी करते रहे, जो नहीं था उसे प्लान करके मेहनत से हासिल करते रहे और जब तक उसे हासिल नहीं कर पाए तब तक जो था उसमें खुश भी रहते थे। साथ ही जो जवाब तुम्हारे सवालों जो ज जवाब तुम्हारे सवालों के हमने अभी-अभी दिए, उनको भी हमने माना था और उसने हमें खुशियों को हासिल करने में मदद भी की और इस तरह से हम हमेशा ही आनंद और खुशियों के साथ जीते थे। मैं यहाँ कोई सवाल चार चाह कर भी नहीं ढूँढ पा रहा था। मैं तो चुप रहा और हम तीनों के ही हाव-भाव को देखकर सर ने बोर्ड पर मेरे इस सवाल का आखिरी हिस्सा लिख दिया। क्या मैं और श्रेया कभी आनंद को महसूस कर पाएँगे? ये जवाब दिया। अब जवाब हमें देना था और शुरुआत श्रेया ने की थी। हाँ, हम आनंद को भी अनुभव कर पाएँगे और खुशियों को भी। अभी तक हमारी समस्या ये थी कि हम अपने आनंद को पाने की कभी कोशिश करते ही नहीं थे और अगर हम कभी ये कोशिश भी करते थे, तो हम इसे बाहर से पाना चाहते थे। अब आनंद को पाने के लिए हम सबसे पहले तो शुक्र करना सीखेंगे, जो हमारे पास है, उसमें खुश रहना सीखेंगे, लेकिन ज़्यादा की चाहत भी करते रहेंगे। और इस चाहत को सच में बदलने के लिए हर ईमानदार कोशिश भी करते रहेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम आनंद और खुशियों को हासिल करने में कामयाब भी हो जाएँगे। ये ऐसा इन लोगों का वार्तालाप मतलब इन लोगों की बातचीत चली। अब जवाब मुझे देना था तो मैंने कहा, हाँ, हम दोनों ही आनंद को हासिल कर लेंगे क्योंकि अब हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि हमारे पास क्या है और इस बात पर होगा कि जो नहीं है उसे अपनी ईमानदारी से कैसे हासिल करना है। हम ये समझ चुके हैं कि हम चाहेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ ही हमारे बाकी के सवालों के जो जवाब हमें मिले हैं, वो भी खुशियों को पाने में मदद करेंगे। मेरे जवाब देने के बाद सर ने वासु की तरफ देखा और बिना देरी किए हुए वासु बोला, "मैं भी आनंद को हासिल कर सकता हूँ और इसके लिए सबसे पहले मुझे मेरे गुज़रे हुए कल की परेशानियों को छोड़कर आज के लिए शुक्र करना होगा। आज मेरे पास भाई से ज़्यादा प्यार करने वाला दोस्त, जान लुटाने वाली छोटी बहन और हर शब्द के साथ आशीर्वाद देने वाले माँ-पिता और आप हो। बच्चे हैं, एक जीवन साथी मेरे इंतज़ार में है और इनके लिए शुक्र करने की जगह शिकायत करने में लगा हुआ था। लेकिन अब मैं जो हूँ उसका शुक्र करूँगा और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को हासिल करने के लिए सही कदम उठाऊँगा और इसमें अब मैं ज़रा भी देरी नहीं करूँगा। वासु की बात खत्म होने के तुरंत बाद मैंने वासु से सवाल किया, 2 बच्चे हैं, एक जीवन साथी मेरे इंतज़ार में है, इसका क्या मतलब है? समझाएगा मुझे? कौन से 2 बच्चे की बात कर रहा है तू और कौन जीवन साथी और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? ये।
वासु ने कहा। वासु कोई जवाब देता उसके पहले ही बुआ ने कहा, बस मुझे आज शाम तक का वक्त दे दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें और कल तक अनंत, अर्णव, पार्वती और अक्षर भी आ जाएंगे और उनके साथ कोई और भी आने वाले हैं, तो कल से कुछ खास भी होगा। अब क्या है, कल सुबह ये इनकी आज की स्टोरी पूरी खत्म होती है। पूरे एक दिन में उन्होंने सुबह से लेके सुबह 4 बजे 5 बजे से लेकर के शाम तक का इन लोगों का स्टोरी चला। इन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं उसके आगे का, मतलब कल के बारे में। ये सस्पेंस मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन बुआ की बातों को मैं टाल नहीं सकता था, तो मैं चुप ही रहा। लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके थे और मुझे अब यकीन हो चुका था कि श्रेया और मैं भी एक ऐसी जिंदगी को जी पाएंगे जो खुशियों से भरी होगी। हम अपनी जिंदगी में सफलता को भी हासिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे ये मिली थी कि वासु शादी के लिए राजी हो गया था, क्योंकि वासु जो था वो शादी नहीं करना चाहता था। और सुबह ये पहला मौका था जब हमने घड़ी की तरफ नजर घुमाई थी। अब तक घड़ी में 10 बज चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई और खुद के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए निकल गए, क्योंकि देर भी काफी हो चुकी थी, भूख भी लगी थी और श्रेया को जयंत की चिंता भी होने लगी थी। पर शायद वासु मुझसे और श्रेया से नजरें नहीं मिलाना चाहता था, तो वो हमें बताए बिना ही गांव घूमने के लिए चले गए। और जब मुझे ये पता चला वो जा चुका था, मैंने अपने आप से कहा कोई बात नहीं, तो घर तो आएगा ही। और घर आकर हम खाने पीने और बाकी कामों में लग गए। बुआ बिनती से पूछकर बुआ बिनती से पूछकर थोड़ी देर के लिए पास वाले पुराने मकान में जरूर गई थी और वहां वापस आकर वो भी हमारे साथ घर ही वापस घर के बाहर वाली बैठक में वासु का इंतजार करने लगी। तब तक वहां और भी लोग आ चुके थे जो कि हमसे इधर उधर की बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और हम अपनी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश भी करने लगे। करीब 2 घंटे के बाद वासु आया, तो मैं कुछ कहता उसके पहले ही बुआ ने जाने क्या कहा। वहां बैठे सभी लोग उठ कर चुपचाप चले गए और बुआ ने उसके बाद विनती से कुछ कहा और विनती चुपचाप जयंत को लेकर पास वाले पुराने घर की तरफ चली गई। फिर बुआ श्रेया और मुझसे बोली, तुम दोनों घर के अंदर वाले आंगन में चलो, मैं वासु, तुम जाकर अपनी डायरी लेकर आओ। हमारे पास ना करने की हिम्मत थी ही नहीं, तो हमने वही किया जो उन्होंने कहा। हमारे साथ तिवारी सर भी अंदर आ गए और जब तक वासु ऊपर से नीचे आता, तब तक बुआ एक लड़की और 3 साल के बच्चे के साथ घर के अंदर आई। और उस लड़की को वहां देखने की उम्मीद ना ही मुझे थी और ना ही श्रेया को और ना ही वासु को। ये लड़की तुलसी थी, जो कि कॉलेज के दिनों में हमारे साथ ही पढ़ती थी। वासु से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जो कि फाइनल एग्जाम के कुछ महीने पहले ही तुलसी बिना बताए कहीं चली गई थी और फिर हमसे कभी नहीं मिली। उस पर वासु उस पर वासु तो उसे देखने के बाद एक पल के लिए ठिठक कर जड़ हो गया, लेकिन फिर उसने कदम आगे बढ़ाए और बढ़कर भरोसा दिलाने वाले अंदाज में तुलसी का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और फिर तुलसी के गोद में जो बच्चा था उस बच्चे को गोद में ले लिया और उसे बिल्कुल वैसे ही बात करने लगा जैसे किसी टूर से वापस आने के बाद वो जयंत से प्रेम से बातें करता था। वहां शायद सिर्फ मुझे और श्रेया को ही पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन हम दोनों ही ये समझ चुके थे कि ये बच्चा तुलसी और वासु का था, जिसके बारे में इन दोनों ने ही किसी को नहीं बताया था। मुझे और श्रेया को भी नहीं, लेकिन तिवारी सर और बुआ शायद सब कुछ जानते थे। मतलब वासु की शादी हो चुकी थी और तुलसी उसकी वाइफ थी, जो कि हमें भी इस स्टोरी में कभी पता नहीं चला, जो कि हमें भी आज पता चल रहा है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वासु ने अपनी डायरी मुझे दे दी। उस डायरी में बहुत से खत थे जो तुलसी ने वासु को लिखे थे। कुछ तस्वीरें भी थी जिसमें वही बच्चा था जिसका नाम इन्होंने ध्रुव रखा था और कुछ तस्वीरों में ध्रुव के साथ तुलसी भी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त वासु पर गुस्सा दिखाऊं या खुशियां मनाऊं, और मैं कोई फैसला लेता उससे पहले ही वासु ने नन्हे से ध्रुव को मेरे हाथों में देते हुए कहा, गोविंद, तू
ध्रुव को संभाल, मुझे तुलसी से कुछ बात करनी है। और वो मेरे जवाब का के पहले ही तुलसी का हाथ पकड़ा और मैंने ध्रुव को गोद में संभालते हुए कहा, तू जा और बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुझे लड़ना है तो बाद में लड़ना। और मेरी बात सुनकर वासु सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुलसी वहां गई और ये लोग सीढ़ियों से ऊपर चले गए। अब श्रेया अ, अब नीचे श्रेया, मैं, तिवारी सर और बुआ जी और ध्रुव ही थे। और मुझे वासु पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुशी और ज्यादा भी थी कि ध्रुव की मासूम मुस्कान के आगे मेरा हर गुस्सा बेकार था। तो मैं श्रेया और अपने इस नन्हे के साथ खेलने लगे और करीब आधे घंटे के बाद तुलसी और वासु आए। और नीचे आने पर बुआ ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या फैसला किया तुम दोनों ने। दोनों का जवाब एक साथ ही आया कि हाँ, हम साथ में ही रहेंगे। उसके बाद वासु बोला, बस इंदौर जाकर माता पिता जी की इजाजत चाहिए, और इसके बाद जब वो कहेंगे हम शादी का जो रिसेप्शन होता है, फिर से ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। और वहां वासु और मेरे माता पिता की बात कर रहे थे, क्योंकि वो उनको ही अपना परिवार मान चुके थे। अब सर बोले, उनकी चिंता हम पर छोड़ दो, हमने मुहूर्त भी देख लिया है और अगले हफ्ते का ही सही मुहूर्त है। अक्षर आने के पहले इंदौर आ जाएगा और वहां से भैया और भाभी को लेते हुए आएगा। और इस बात के लिए ना नहीं करेंगे, हमारा भरोसा है। तो बस तुम खुद को तैयार कर लो। अगले ही दिन वही बुआ जो सर ने कहा था, कुछ दिनों के बाद ही मुहूर्त तय हो चुका है। दोबारा से शादी हो गई। उसके बाद सर के स्कूल का उद्घाटन भी था। ये लोग उद्घाटन में आए थे और वहीं पर इनकी शादी भी हो गई। उसके बाद सर के स्कूल का उद्घाटन भी था। सिर्फ उस एक सफर और उस सफर से जुड़े सवालों ने और उन सवालों के जवाबों ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल दिया दिया था। उस दिन के बाद मेरे दफ्तर में मेरा काम बेहतर होने लगा, मेरे पैसे बचने लगे, मेरी सेहत और अच्छी हो गई, श्रेया से मेरे रिश्ते भी खूबसूरत बनते गए। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और हमारे बच्चे सफलता की तरफ भी आगे बढ़े। हम खुद सफलता को हासिल कर रहे थे और वासु और मेरी दोस्ती और गहरी हो गई। और आज हम हमेशा ही आनंद और खुशियों के साथ जीते हैं। और यही वजह है कि शादी के इतने सालों के बाद भी हम एक दूसरे के खून के नहीं, सिर्फ एक दूसरे के प्यासे हैं। ओके, कुछ आखिरी सवाल और जवाब हम पढ़ते हैं। हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके आखिरी के बारे में हम पढ़ते हैं। लोग सवाल सिर्फ तभी करते हैं जब वो जवाबों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। अक्सर लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वे खुद ही मान लेते हैं कि हमें जवाब नहीं मिलेंगे। आप दोनों एक दूसरे के प्यासे हैं वाली बात से अभी तक ट्रेन से उस सीट पर मैं कुछ घंटों के बिना कुछ कहे जमा हुआ था। गोविंद अंकल की बातें सुन रहा था और उन्होंने अपनी बात खत्म करके मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हारे भी कोई सवाल जरूर होंगे, चाहो तो बेझिझक पूछ लो। बिल्कुल, मेरे पास भी सवाल तो थे ही। तो मेरा पहला सवाल किया, आपका प्यार तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या वासु अंकल के रिश्ते भी अच्छे हुए हैं और क्या वो एक बेहतर पिता बन पाए? जवाब मिला, हाँ बिल्कुल, वासु न केवल एक अच्छा पिता और पति बन पाया, बल्कि उसने अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां को भी निभाया। उसके कुछ संबंध जो कि ठीक नहीं थे, उसे भी वासु और तुलसी ने न केवल बेहतर बनाया, बल्कि उन सभी रिश्तों को भी निभाया जो आज वो एक मिसाल है। फिर मैंने कहा, आपने पैसे बचाने की बातें भी कही, और क्या ये आज मैं प्रैक्टिकल जहाँ पैसे बचाने की बातें भी करी थी, तो क्या ये प्रैक्टिकल भी है? बिल्कुल, जवाब मिला कि हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल थे वो सर ने अपनी पूरी उम्र फॉलो किए थे और इनका फायदा मिला था। मैंने और वासु ने इन नियमों को मानते हुए सफलता पाई, हम खुश हो पाए और अपने हर सपने को पूरा कर पाए। जहाँ
यहाँ जनरेशन बदली है, लेकिन नियम वक्त के दायरों से बाहर है और शायद यही वजह है कि नियम भविष्य में भी इसी तरह के फायदे देते रहेंगे। यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि हर नियम को हम वक़्त के हिसाब से थोड़ा-सा बदल सकते हैं, पर इसका मूल बिल्कुल वही रहेगा। उदाहरण के लिए आज से 20-25 साल पहले सभी को पैसे नकद मिलते थे और तब लिफ़ाफ़े बनाना ज़्यादा प्रैक्टिकल था। आज की तारीख में वही काम करने के लिए तुम चाहो तो बैंक में ही सेटिंग कर सकते हो और पैसे को उस तरीके से बाँट सकते हो जैसा कि हमने पहले भी कहा था। हर खाते में एक तय रकम चली जाए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो तिवारी सर और बुआ ने किया, जो मैंने और श्रेया ने किया वही तुमको भी करना है। तुम्हें इस बात का मूल समझना होगा कि अगर तुम्हें धनवान बनना है तो पैसे का पेड़ लगाना ही होगा। खर्च अपनी आमदनी से करना होगा और पैसे को मैनेज करना ही होगा। संबंधों को बेहतर रखने के लिए वही नियम मानने होंगे जो हर रिश्ते को दायरों में रखना होगा। अगर तुम चाहते हो कि अपनी संतान को सफल बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ, तो पहले तुम्हें वो बनना होगा जो इस तरह से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए एक आइडियल बन जाओगे, एक हीरो बन जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे वो करेंगे जो तुम करते हो और फिर तुम उनको सफल होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हम 10 में से किसी भी सवाल को देख लेंगे तो हर जवाब वक़्त से परे हैं, तो तुम ये मान सकते हो कि तुम नियम हमेशा ही काम करते रहोगे। गोविंद अंकल से मेरा अगला सवाल वासु अंकल के बारे में था और वासु अंकल की क्या कहानी थी। उसकी पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊँगा, लेकिन अभी इतना कह सकता हूँ कि उसके माता-पिता एक-दूसरे के साथ खुश नहीं थे। उसकी माँ कई बार उसके पिता से लड़ती थी, इस वजह से वासु ने अपने पिताजी को खो दिया। नतीजन वासु ने अपनी माँ के सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और इस वजह से वो शादी और बच्चे की जिम्मेदारी से दूर रहना चाहता था, लेकिन में अ, उसके और तुलसी से शादी हो गई और जो कि ये सारी चीजें सब आगे बढ़ी और ध्रुव था और पर अपने डर के चलते वासु अपनी जिम्मेदारी से दूर रहना चाहता था, लेकिन हमारे सवालों के जवाब मिलने के बाद वासु की सोच बदल गई और वो आज एक अच्छा पिता है, अच्छा पति है। उसने अपनी माँ से भी संबंध ठीक कर लिए और बहुत ही अच्छा इंसान वो पहले से आज जब ये जवाब मुझे मिल चुके थे, तो ये भरोसा भी था कि मेरी ज़िंदगी भी अब एक बेहतर दिशा हासिल कर लेगी। थोड़ी देर में हम इंदौर पहुँच गए, तो मैंने गोविंद अंकल से उनका नंबर लिया, उनसे मिलने का वादा किया। गोविंद अंकल और श्रेया आंटी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। घर पहुँचकर मैंने यही सारी बातें अपनी पत्नी के साथ की और वो भी इस प्लान के लिए राज़ी थे और हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो महज़ 6 सालों से हम लगभग हर मुश्किल से बाहर आ चुके थे। हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा है और हमारा भविष्य बेहतर होगा, ये भी तय था। अपनी कहानी खत्म करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन सवालों के जवाब ने गोविंद अंकल और वासु की तरह ही मेरी ज़िंदगी को भी बदल दिया और अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी सफलता और खुशियों की बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों आज हमारी ये किताब पूरी तरह से कंप्लीट होती है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। दोस्तों, मैं अब भी कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी सारे हमारे चैप्टर इसमें थे, जो मैंने सब कुछ ऐड किया है इसमें, ज़रूर से अपना समय निकालें और ज़रूर से एक बार सुनें दोस्तों, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर घिसने से अच्छा है कि आप इसे एक बार सुन लें। 1 घंटा निकाल कर आप इसको सुन सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में शायद बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस पुस्तक का सार मैं देने वाली हूँ। थोड़े ही दिन में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हमने उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपको पूरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, आप उसको सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को दोस्तों। मिलते हैं एक नए बुक के साथ में और वो किताब होगा सरप्राइज़ है। अभी हम उसको जब भी स्टार्ट करेंगे, हम उसके पहले आप सभी लोगों को बता देंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय-बाय।